गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी बच्चों को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की वितान, और वितान में पढ़ रहे थे पाठ जूझ है। जूझ में क्या नाम से देसाई बाबू जो है मुखिया जी है, उन्होंने उसके आनंद के पिताजी को बुलाया और उनसे बात की और समझाया उनको कि बच्चे को पढ़ने भेजो। है तो फिर उसके आगे क्या होता है वहाँ से पढ़ेंगे हम, है ना। फिर तू क्या करता है। सरकार ने दादा से जिरे करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया है कि पढ़ने क्यों नहीं भेजता है, इसको पढ़ाना चाहिए है? उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। देसाई के मल्ला है, मल्ला होता खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं आता रहा। मन लगाकर वो खेत में श्रम नहीं करता, फसल में लागत नहीं लगाता। लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है, ये सब उन्होंने सुनाया। ये सारी बातें क्या नाम से सरदेसाई बाबू ने आनंद दादा को सुनाई कि तू क्या करता है, बच्चे को लगा रखा है काम में और तू आराम से खुले सांड की तरह पूरे गांव में घूमता रहता है, ये गलत बात है। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया और मुझसे कहा कि सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की, अर्थात जो मास्टर जो फीस लेता है उस मास्टर की पूरी फीस भर दे और कल से तू स्कूल जाना शुरू कर दे और मन लगाकर पढ़ाई कर और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, अर्थात तेरा साल खत्म नहीं होना चाहिए, मारा नहीं जाना चाहिए। तुझे पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करना है, उस मास्टर की जो भी फीस लेता है वो फीस भर दे। इसका ध्यान रख, यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर है। और तेरे पिताजी तेरे को रोकते हैं, पढ़ने नहीं भेजते हैं तो तू सीधा मेरे पास आ जा, मैं देख लूँगा इसको, मुझे क्या करना है, लेकिन तुझे स्कूल जाना है। सुबह शाम जो हो सके वह काम कर यहाँ और पाठशाला जाते रहना, अर्थात सुबह शाम जो भी तेरे को काम कर और दिन में स्कूल में जाना, पढ़ने जाना है ना। मैं पढ़ाऊँगा तुझे। इसके पास जरा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है, अर्थात कहने लगा कि इसके ज़्यादा बच्चे हो गए इसलिए एक बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है, इसलिए तुझे मैं पढ़ाऊँगा, यहाँ आना। मैंने मना कब किया है जी, अर्थात बोला उसका दादा कि इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी इसलिए पाठशाला से निकाल कर जरा नज़रों के सामने रख लिया है कि ये थोड़ा गलत सलत काम करने लग गया था, इसलिए इसको इस विद्यालय से निकाल दिया था मैंने कब मना किया इसको पढ़ने के लिए। इस प्रकार से उसने जवाब दिया क्या नाम से सरदेसाई बाबू। कैसी आदतें, किस प्रकार की आदतें, किस प्रकार शौक लग गया था इसको, चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता, कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता, खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं था, अर्थात इस प्रकार के काम करता है, कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, कभी खेलता है, कभी क्या करता, और खेती और घर में के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको बंद किया था। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। दादा ने क्या कहा, क्यों रे छोकरे, है क्यों छोकरे, क्या तू ऐसा करता था? नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे, पटा जो भी होता है जैसे क्या नाम खेल होता है उसमें। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, दादा ने मेरे को सिनेमा देखने के लिए कभी पैसा दिया ही नहीं है, तो मैं कहाँ से पैसा लगाता, ऐसी बात नहीं है। इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे, अर्थात माँ जो कंडे बनाती थी उनको बेचा मैंने और उनसे उनको बेच करके क्या नाम से अपने लिए कपड़े भी मैंने बनवा लिए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था और उसी दरमियान में उसी समय एक बार मैंने पिक्चर भी देखी थी, सिनेमा भी मैं देख के आया था। मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया मैंने भी आधी अधूरी बात ऐसी कटवा के और वहां पर कह दी।
अब ये सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। ना पास नहीं हुआ है कभी, ना पास नहीं हुआ है कभी, हाँ करता कभी फेल नहीं हुआ, पास हुआ है ना। अर्थात सारा काम छोड़ करके वो सारी बातें जो होना था हो गया है, अब पढ़ाई में अपना ध्यान लगा। नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। हाँ, इस परीक्षा में नहीं बैठ पाया, परीक्षा नहीं दी तो पास कहाँ से होऊंगा। परीक्षा में बैठता और फेल होता तो बात थी भाई, ना पास हुआ है, इसलिए नापास होने का सवाल ही नहीं है। अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग जा। अर्थात अब तू घर पहुंच और घर पहुंच करके कल से सवेरे से ही अपने विद्यालय में जाना शुरू कर दे। जी, मैं उठ खड़ा हुआ, ये कह करके मैं वहां से उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, क्या सुना? अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ है? कहा उसने दादाजी ने, मुखिया जी ने दादा को कि भाई एक आध बार चला गया तो क्या फर्क पड़ गया, उसमें बच्चा ही तो है? एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या है? और इस छोटी सी बात को लेकर मैंने उसकी पढ़ाई लिखाई बंद करा दी। ये पढ़ाई लिखाई बंद कराना अच्छी बात नहीं है, हो गया गलती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से। अर्थात आप जब कह रहे हैं, इतनी बात कर रहे हैं, तो मैं अपने बेटे को स्कूल भेज देता हूँ, कल से ही भेज देता हूँ। देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए, है? दादा ने मन मार कर कहा, ऐसा कहा कि ठीक है, एक आध साल और पढ़ लेता, उसको देख लेते हैं। इस समय उसका कोई बस नहीं चला था, ऐसा करता भी क्या हो, दादा की बात में मना भी नहीं कर सकता। दादा ने कहा तो मानना ही पड़ा उसको, और भेजना ही पड़ेगा, स्कूल जाना ही पड़ेगा उसको। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया। क्या लिया? पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले जाना, छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चलाना, और कभी खेतों में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिर लगाना। समझे? मंजूर है क्या? आज जब घर आया तो घर आते ही उसने अपने बेटे से कहा कि इस प्रकार से तुझे स्कूल जाना है, और शाम को क्या नाम से सीधे स्कूल के बाद सीधे खेत पे आना है, और वहाँ अपने ढोर जानवर जो भी उनको चराना है। और अगर मान लो कभी ज़्यादा काम आ गया खेती बाड़ी में तो उस दिन गैर हाजिरी भी लगानी पड़ेगी, छुट्टी भी लेनी पड़ेगी, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह की बात उन्होंने अपने बेटे से कही। हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है। मन आनंद से उमड़ रहा था, क्योंकि वो स्कूल जाना है, और स्कूल जाना अच्छी बात थी उसके लिए, अच्छा मानता था वो। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो ये पढ़ना लिखना किस काम का। जो मैं कह रहा हूँ, इन बातों में तेरे को अच्छा लगता हो, ये बातें तेरे को अच्छी लग रही हो तो स्कूल जाना, वरना ऐसी पढ़ाई लिखाई किस काम की जो क्या नाम से नुकसान करे। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूंगा न, अर्थात मैं सुबह शाम तुझे भी देखूंगा और वहाँ मेरे साथ आना और काम करना, दिन में स्कूल में रहना। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। अर्थात अगर सीधा स्कूल से मेरे पास खेत पर नहीं आया, वो गांव में जहाँ भी दिख गया तो वहीं तेरी पिटाई करूंगा, धुनाई करूंगा, तेरी कुचलता हूँ मतलब मारूंगा तुझे, है ना। मुझे मालूम है बारिस्टर नहीं होने वाला है, बारिस्टर बैरिस्टर को बोलते हैं, बारिस्टर गांव में है तू। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था, मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाना खाने लगा। अर्थात इस तरह की बातें मुझे दादा सुना रहा था, और मैं दादा की कई बातों को नीचे मुंह करके गर्दन करके और खाना खा रहा था और सुन रहा था अपनी बातों को। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। अर्थात अगले दिन से मेरे विद्यालय जाना पढ़ना वापस शुरू हो गया। गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। अर्थात जो दिन में सुबह 10 बजे 11 बजे से और शाम को 5 बजे खेत पर जाकर करता था, वो खेत पर जाना मेरा कम हो गया। अब स्कूल में मेरा सारा समय निकलता। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। अर्थात
वो जो काम करता है उससे तो मुझे मास्टर जी चाहे पिटाई करते थे, छड़ी दिखाते थे, छड़ी से मारते थे, वो मुझे अच्छी लगती थी, उसे मैं मजे से सहन कर लेता था, वो मुझे सहन हो जाती थी। दोपहर भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए, अर्थात जो गर्मी का जो समय था उस समय का वो आराम से खेत में जाकर के पाठशाला के जो पेड़ है वहाँ पर गर्मी की छाया के अंदर, पेड़ की छाया के अंदर या स्कूल की विद्यालय की छाया के अंदर आराम से निकल गए थे। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा, अर्थात जो क्लास में छोड़ी थी उसी क्लास में वापस बैठना शुरू कर दिया। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी, अर्थात नाम अपने आप लिख दिया, वहाँ ऐसा नहीं था कि नाम कट गया छूट गया, ठीक है आ गया तो बैठ गया और बैठ करके उसी क्लास में नाम चल गया। 5वीं नापास मतलब 5वीं पास नहीं है तो 5वीं क्लास में बैठना पड़ेगा, 5वीं क्लास में बैठ गया। कि टिप्पणी के नाम के आगे लिखी हुई थी, मेरा नाम जहाँ लिखा हुआ था वहाँ लिखा हुआ था 5वीं नापास, 5वीं फेल मतलब पास नहीं हुआ है। वह 5वीं के ही रजिस्टर में लिखा रह गया था, अर्थात जो 5वीं का जो रजिस्टर है जिसमें नाम लिखते हैं विद्यालय के अंदर उसमें ऐसा लिखा हुआ था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली की 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था, अर्थात नए बच्चे आ गए, 2 बच्चे थे जो आसपास के तो वही मिले, बाकी सब जो नए बच्चे थे वो बैठे हुए थे। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे, अर्थात जो मेरे साथ पढ़ा करते थे वो मेरा तो काम करना रह गया और वो बच्चे पास होकर के अगली कक्षाओं में चले गए थे। मेरी अपेक्षा उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा, अर्थात जो मेरे पीछे थे जिनको मैं कम अकल का कम बुद्धिमान समझता था वो मेरे साथ बैठ रहे हैं या उनके साथ मैं बैठ रहा हूँ। ये बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई, अर्थात जब कक्षा में गया तो मेरे दिमाग में ये बात आई, मन खट्टा हो गया है। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा, अर्थात विद्यालय के अंदर जो बेंचें लगी हुई थी उस एक बेंच पर कोने में जाकर के बैठ गया, बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था, अर्थात कौन से मास्टर जी आते हैं कौन से पढ़ाएंगे इसकी मुझे जानकारी नहीं थी, है? पुरानी किताबों और पुरानी कापियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था, है? फिर भी लट्ठे के बने थैले में मैं उन्हें ले आया था, अर्थात जो मेरे पास किताबें थी उनको जो थैला था लट्ठे का कपड़े का वो उसमें रख करके वहाँ ले गया। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा हुआ था, है उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था, अर्थात जैसे कोई बच्चा कोई पोटली ले जा रहा हो धरोहर रखी हो उसी प्रकार से मैं भी अपने थैले को ले जा करके वहाँ पर बैठ गया। क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो, है? मास्टर जी आए या लड़के आए उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है, नए दिखाई दे रहे हो या गलती से आकर बैठ गए हो। कक्षा के सबसे ज्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा, था जो लड़का था वह गांव का चौहान था, उसका बेटा था, उसने पूछा कि क्या नाम है, क्या नए आए हो या कि गलती से आकर के बैठ गए हो, उसने इस प्रकार से इनकी मजाक उड़ाई, खिल्ली उड़ाई इनकी। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है? बाल गूड़ी की लाल माटी के रंग में मटमेली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था, धोती पहन रखी थी गमछा पहन रखा था और गमछा और धोती पहन कर मैं वहाँ बैठा हुआ था। देखें तुम्हारा गमछा, वो लड़के ने कहा कि देखें तुम्हारा गमछा कैसा है। कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया, गमछा होता है जो पतला कपड़ा होता है तौलिया को गमछा बोलते हैं। अब मेरा गमछा पूरी कक्षा में इसकी खींचतान होगी और फट जाएगा। तो बच्चे मेरे गमछे से खेलने लगे, इधर से इधर कक्षा में दौड़ने लगा। मन में मैं ये सोच कर रुआं सा हो गया है, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया, अर्थात अपने सिर पर पगड़ी बांधते हैं वैसे उसने लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज की,
इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा वहीं रह गया और उसने अपना स्थान ले लिया। मेरा गमछा टेबल पे रहा, अर्थात मेरा जो गमछा मैंने लगा रखा था वो टेबल पे पड़ा रह गया। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगा है कि क्या होगा, मास्टर जी पूछेंगे, हो सकता है मेरी है कुछ सुनाएंगे, ट्राई भी कर सकते हैं। रण नवरे मास्टर कक्षा में आए। क्या नाम था उनका? रण नवरे जी मास्टर साहब का। वो कक्षा में आए और टेबल पर मटमेला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? कौन रखे गया है, अर्थात किसने ये गमछा रखा? मेरा है मास्टर। मैंने कहा कि मेरा है मास्टर। तो मास्टर जी ने कहा, तू कौन है? मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। अर्थात पिछले साल फेल हो गया था, वापस इस कक्षा में बैठा हुआ हूँ। गमछा ले जा पहले, यहाँ आ और गमछे को अपने पास ले जा। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? अर्थात इसने ये गमछे को टेबल पर क्यों रखा है पागलों की तरह है? मैंने नहीं रखा मास्टर जी। अर्थात मैंने उनको कहा कि मैंने नहीं रखा, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। अर्थात उस बच्चे ने मेरे से छीना और उसने यहाँ रख दिया। ये चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चल दिए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। अर्थात वामन पंडित जो वहाँ के कवि थे, उनकी जो कविता थी वो पढ़ाने शुरू कर दिया उन्होंने। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की काछ उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। अर्थात जो पल्लू उसका धोती का पहन रखा था जो, उसने खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। आता वहाँ से फिर मैं उठा नहीं था, खींचेगा कैसे? गमछा आ गया वो क्या नाम से काश आ गई तो उसको कैसे पकड़ेगा? खिलौने के लिए बनाए गए कौवों के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंचे मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया है। उसी प्रकार से बच्चे मुझे पूछने लगे, छेड़ने लगे। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। अर्थात मेरी कक्षा के बच्चे मुझे बार बार परेशान कर रहे थे। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभा होगा? अर्थात कैसे काम चलेगा? रोज रोज अगर मेरी धोती खींचेंगे, मुझे इस तरह से परेशान करेंगे तो कैसे पढ़ाई होगी? नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में। अर्थात सोचता है कि मैं ऐसी पाठशाला में पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है? जहाँ काम कर रहा था वही अच्छा है, कम से कम वहाँ कोई छेड़ता तो नहीं था मुझे। चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमज़ोर हैं, वे क्या मदद करेंगे? अर्थात जो मेरे साथ कोई साथ देने वाला नहीं था, 2 लड़के हैं जो मेरे साथ थे, वो भी मेरी क्या मदद करेंगे? वो भी कमज़ोर हैं। मन उदास हो गया, अर्थात उसका मन जो हताश निराश हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी है, लेकिन अब वह एकदम पराई पराई जैसी लगने लगी है। अपना वहाँ कोई नहीं है, अर्थात कोई बोलने वाला, कोई कहने वाला, कोई सिफारिश करने वाला है, मेरे साथ कोई नहीं है। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था है? फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाला चड्डी मेल खाओ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। मेल खाओ मतलब जिसमें गंदी नहीं, धो नहीं तो चलेगी है, ऐसी चड्डी उसने मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ा, लड़के से परिचय बढ़ा कर जान पहचान बढ़ी। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। जो कक्षा अध्यक्ष थे, उनके क्लास टीचर थे, उनका नाम था मंत्री। जब कक्षा में आए, वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। अर्थात छड़ी से, डंडे से किसी को मारपीट नहीं किया करते थे वो, है ना। हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूसा लगाते थे और मुक्का मारने की उनकी आदत थी, घूसा लगाने की आदत थी उनकी। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक पड़ने लगता है, जैसे मारो जोर से आओ। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी, अर्थात लड़के उनसे बहुत डरते थे, दहशत डर बैठा हुआ था। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्राय मौका नहीं मिलता था।
पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी, जो पढ़ाई पढ़ता उनको शाबाशी धन्यवाद मिलता है। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे, अर्थात गणित के अध्यापक थे, वो गणित पढ़ाया करते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे भी अपने पास बुलाकर समझा देते थे, अर्थात अगर कोई ने गलती भी कर दी तो अपने पास बुलाते और बड़े प्यार से उसको समझा देते थे। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोक देते, अर्थात अगर कुछ ने गलती भी कर दिया तो वहीं का वो मार दिया करते थे। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता, सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगते हैं, अर्थात उनके डर के मारे और सभी बच्चे जो है वो घर से ही पढ़ाई करते और आ जाया करते थे। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उस क्लास में बसंत पाटिल नाम का एक बच्चा था जो क्या नाम से बहुत ही होशियार था। बच्चा है, दुबला पतला था लेकिन टैलेंट था, होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे, अर्थात जो भी सवाल देते थे गुरुजी मास्टर जी वो हमेशा सही करके लाता था और सही निकलते थे। स्वभाव से शांत, बिल्कुल बोलना नहीं, कम बोलना है, केवल काम में ध्यान रखना, केवल पढ़ाई में ध्यान रखना उसका काम था। हमेशा पढ़ने में लगा रहता, अर्थात हमेशा किताब कॉपी और पढ़ाई लिखाई में ही वो व्यस्त रहता था। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा, अर्थात घर से भी पूरी तैयारी करके आता ही होगा। दूसरों के सवालों की जांच करता था, दूसरे बच्चे को देते थे मास्टर जी वो उनकी जांच भी करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था, अर्थात जो कक्षा के अध्यापक थे उन्होंने उसको कक्षा का मॉनिटर हेड बॉय बना दिया था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, अर्थात आगे और सबसे आगे वाले बेंच पर ही वो बैठा करता था। बिल्कुल मास्टर के पास कक्षा में उसका सम्मान था, अर्थात सभी लोग उसको सम्मान से देखते थे। पढ़े लिखों का सम्मान करते हैं कक्षा के अंदर, और मॉनिटर भी बना दिया उसको और सम्मान उसका बढ़ गया। इस प्रकार से उसका सम्मान किया करते थे। मुझे ये लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था, अर्थात मैं देखता तो ऐसा लगता है जैसे मेरे से छोटा हो। मैं उससे पहले 5वीं में पहुंच गया था, गलती से पिछड़ गया हूँ मैं, अर्थात मैं स्कूल नहीं भेजा इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, तो 5वीं में ही बैठा हूँ, बाकी पढ़ना शुरू उससे पहले किया था। इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरिंग मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर ये भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है, अर्थात 2 महीने एग्जाम के बचे हैं और उन एग्जाम के दिनों में ही क्या नाम से मुझे अच्छी तैयारी करनी है और पास होना है। कक्षा में दंगा करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना, पढ़ाई से क्या नाम से भाग जाना, पढ़ाई में ध्यान नहीं देना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, अर्थात ये सारी चीज़ें मेरे लिए अब ठीक नहीं है। मुझे अब पढ़ना चाहिए, ध्यान लगा के पढ़ना चाहिए, गौर से पढ़ना चाहिए। हम तो इस कक्षा में ऊपरी है ये नहीं भूलना चाहिए, अर्थात मेरे दोस्त पहले ही आगे वाली कक्षा में बैठना था लेकिन परीक्षा नहीं दे पाया, तो इस कक्षा में बैठ रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए सारी चीज़ें उचित नहीं है। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा, अर्थात और बसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। जिस तरह से बसंत पाटिल पढ़ाई करता उसी तरह मैं भी पढ़ाई करता, मेहनत करता, कक्षा में अच्छा ध्यान लगाता। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज के कवर चढ़ा दिए, अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा, हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था, अर्थात हमेशा कुछ न कुछ किताब पढ़ता रहता। किताबों पर फिर मैंने कवर चढ़ा दिए, बस्ता चढ़ा दिया। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही करने लगा, अर्थात जैसा बसंत पाटिल काम करता, जैसा अच्छा करता वैसे मैं भी अच्छा ही काम करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा, अर्थात गणित का जो विषय है मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ गया, क्योंकि मैं भी मेहनत करने लगा और सवाल सही होने लगे, सवाल भी सही करने लग गया था मैं, इसलिए गणित मेरे को अच्छी बैठने लगी। कभी कभी बसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से तो वह दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। अब जिस प्रकार से काम मास्टर जी ने उसको दे दिया वैसा ही काम मुझे भी दे दिया, मैं भी बच्चों के सवाल जांचने लगता, चेक करने लगा। इसके कारण मेरी और बसंत की दोस्ती जम गई, हम दोनों दोस्त बन गए अच्छे। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे, अर्थात एक दूसरे की मदद से हम कक्षा में और भी काम अच्छे करते। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगा, अर्थात आनंद की जगह क्या कहता है, आनंदा कहता मुझे, और मुझे बुलाने लगे।
मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती थी परंतु बहुत कम। माँ भी कहा दिया करती थी, बहुत कम ही मुझे आनंदा का शब्द का प्रयोग करती थी, लेकिन मास्टर जी ने मुझे आनंदा शब्द कह करके मुझे और उत्साहित किया। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और बसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा, अर्थात मुझे विद्यालय अच्छा लगने लगा, पढ़ाई अच्छी लगने लगी, क्योंकि बसंता से दोस्ती हो गई और बसंत के साथ साथ वो भी पढ़ाई में अच्छा हो गया। ने वा सौंदलगेकर, क्या नाम मास्टर जी का? ने प्लस वा सौंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे, अर्थात मराठी के अध्यापक थे सौंदलगेकर जी। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत क्या नाम से पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाई में रम जाते थे, कविता बोलना, पाठ पढ़ना है आदि वैसे जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, अर्थात कविता का बहुत ही अच्छे ढंग से वो पढ़ाई करवाया करते थे। सुरीला गला, उनका गला भी बहुत सुरीला था, अच्छा था आवाज़ उनकी। छंद की बढ़िया चाल, जो भी छंद पढ़ते अच्छे ढंग से पढ़ते, और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास, अर्थात पढ़ने में आनंद आता था। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी, अर्थात मराठी कविता तो याद थी उनको, लेकिन मराठी की कविताओं के साथ साथ क्या नाम से जो अंग्रेजी कविताएं थी वो अंग्रेजी कविताएं भी उनको याद थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे, अर्थात छंद और जो क्या नाम से अलंकार वो अच्छी तरह जानते थे, है ना। उनकी गति, ताल, अच्छा पढ़ना, लय में पढ़ना आता था उनको। पहले वे एक आध कविता गाकर सुनाते थे, पहले तो आते और कविता को बोलते, कविता को गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते और फिर बैठ जाते। कविता सुनाने के बाद उसका जो अर्थ है, उसका जो भाव है, वो क्या नाम से हम सबको हाव भाव के साथ ग्रहण कराते थे। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते, अर्थात वैसी कविता जो अन्य कवि है, दूसरा कवि है, तुलनात्मक जो कविता है वो तुलनात्मक कविता समान भाव की, उसको भी सुनाते थे। बीच में कवि यशवंत, बाभ बोरकर, भारा तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते कि मैं उनसे मिला, अपने जीवन की जो बातें हैं, वो घटनाएं हैं, वो सुनाया करते थे कि मैं फला कवि से मिला, फला कवि से मेरी दोस्ती है, उनसे जान पहचान है, उनकी कविताएं सुनी मैंने, ऐसी बातें वो बच्चों को सुनाया करते थे। वे स्वयं भी कविता करते थे, हमको भी कविता लिखने का शौक था, स्वयं भी कविताएं लिखा करते थे। याद आ गई तो वे अपनी भी एक आध कविता सुना देते थे, अर्थात बात बात में जब कविता याद आ गई तो उस कविता भी वो बच्चों के सामने वो सुना दिया करते थे। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था, अर्थात मैं भी उनके साथ साथ उनके रम जाया करता था। मैं अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता था, अर्थात मैं भी मास्टर जी के साथ व्यस्त हो जाता और उस प्रकार से खो जाया करता था कविताओं के अंदर। तो मुझे अपना ध्यान रहता है मैं क्या कर रहा हूँ। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चलाते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति गति, कविता में रुकने और आगे बढ़ने के नियम होते हैं, यति गति है, और आरोह अवराज, चढ़ना उतरना का, जोर से बोलना, थोड़ी कम आवाज करना के अनुसार ही गाता। उन कविता के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसे अभिनय करता, जिस प्रकार से मास्टर जी कक्षा में करते और मैं खेत में जाकर के क्या अपने जो काम करते करते पानी देते थे वहाँ पर ऐसा किया करता था। क्यारियाँ पानी से कब की भर गई है इसका भान भी नहीं रहता था, कविता में खो जाया करता था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती है, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। कौन कौन सी शक्ति? पहली तो यह हुई कि ढोर चलाते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई न कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती है, अर्थात अब अकेले में भी मैं अपना काम अच्छे से कर लेता हूँ, क्योंकि अब कविता साथ हो गई, पढ़ाई साथ हो गई।
मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा है, अर्थात अकेलापन अभी जरूरी नहीं कोई साथ रहे, अब तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। इस कारण कविता ऊंची आवाज़ में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगा था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया है। अनंत काणेकर की कविता जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद रात पसरीते पांडरी गाया धरणी वरी, को मैंने मास्टर की चाल से अलग चाल में बिठाकर गाई। ये चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वो गाना केशव करणी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने छठी सातवीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया कि देखो कितनी अच्छी कविता गाता है, सुनाता है, ये भी आपको सुनाएगा। तो छठी सातवीं के बच्चों को बिठा करके और मुझे कविता पाठ करने के लिए बोला। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। जब विद्यालय में कोई फंक्शन हुआ, समारोह हुआ, तो मुझे बुलाया और कविता को मेरे से गवाया। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। मैं उन कवियों के चरित्र, उनके संस्मरण बताया करते थे वे। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे हैं। खुद सौंदलगेकर मास्टर कवि थे, इसलिए ये विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा एक हार्ड मास का क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। अर्थात समझ गया कि कवि जो भी होता है वो भी हमारी तरह इंसान ही है, हार्ड मास के बने हुए हैं। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ, अर्थात मैं भी कविता लिख सकता हूँ, बना सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर एक कविता लिखी थी। मालती एक बेल होती है, उस पर मास्टर ने कविता लिखी थी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। जब मालती पर वो कविता बना सकते हैं तो मैं अपने गांव में, अपने खेत के आसपास बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं, उन पर कविता लिख सकता हूँ। ये सब कुछ अनजाने में होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगता है। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा है। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज और पेंसिल रखने लगा है। कभी वो न होते तो लकड़ी की पीठ पर रेखा खींचकर और लिखता था, या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता था। कागज पर और पेंसिल नहीं हो तो भैंस की जो चमड़ी है उस पर क्या नाम लिखा जा सकता है अच्छी तरह से, या जो पत्थर है पड़े हुए हैं उन पर आप लिख सकते हो। जब कंठस्थ हो जाती तो पहुंच देता, जब याद हो जाती तो वापस उनको पहुंच देता। किसी रविवार के दिन एकाध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। अर्थात रविवार को छुट्टी है और छुट्टी के दिन कविता लिख लेता, तो जब मंडे आता तो मंडे को मैं मास्टर जी को दिखाता। एक बार, बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज टूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता है। वे उसे देखते और शाबाश देते, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी कविता लिखी तुमने है। और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह हो रहता है, छंद की जाति कैसे पहचाने, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती है, मतलब कविता लिखने से छंद अलंकार जो भी है इनका प्रयोग कैसे करें, कविता का जो पूरा शास्त्र है उस पर वो बातें करते हैं। अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है। कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या है, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते हैं। तो वहां पर बैठ जाते हैं, उस तरह से मेरे से बातें किया करते थे। मुझे उनके प्रति अपनापा अनुभव होता, तब मुझे लगता है कि मुझे चाहते हैं, अच्छा लगते हैं। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई, तो लगा मैं इस डरे पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती रहती कविता लिखने की। इन बातों से मैं सौंदर्यकर मास्टर की बहुत नजदीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी, अच्छी हो गई।
उसे लिखते समय में बहुत सचेत रहने लगा। अलंकार, छंद, लय, गति आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा। ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। इस प्रकार से ये कविता कहानी पूरी हुई आपकी। इसको क्या नाम से हिंदी में लिखा है, अनुवाद किया है केशव प्रथम वीर ने। तो ये है, और कल हम पढ़ेंगे तो इसकी जो प्रश्न उत्तर है हम आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रश्न है और किस तरह से आपको उनके उत्तर लिखना है, आदि बातें।